हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आपकी रेगुलर स्टडीज़ तो आप कर ही रहे होंगे। सेल्फ स्टडी 4 से 6 घंटा भी अगर आप दे रहे हैं तो सफिशिएंट है। उसमें आप पुरानी चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे। बट इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि कोई भी नई चीज़ ज़्यादा पढ़ने में समय ख़राब नहीं करना है। केवल पहले वो तैयार करना है जो आपका बेसिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ये ज़रूर दिमाग में रखना कि पढ़ने वालों का कंपटीशन में सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिसे ये पता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है उसके लिए सिलेक्शन बहुत इजी हो जाता है। कुछ क्वेश्चन हैं जैसे करंट अफेयर्स में हम चर्चा करते हैं, बाकी आप पढ़ भी रहे होगे। रेगुलर तक क्लास ओपन नहीं हो पाएंगी तो आपको ऑनलाइन थोड़ा जितनी हेल्प हो सकती है उतना हम हेल्प करते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे महत्वपूर्ण, ई रक्षाबंधन नामक एक महिलाओं के लिए प्रोग्राम शुरू किया है एक राज्य सरकार ने। तो क्वेश्चन आ सकता है ई रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन के मौके पर भी आंध्र प्रदेश जो हमारा राज्य है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर या आप कह सकते हो सॉरी वहाँ के जो जगनमोहन रेड्डी हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी अध्यक्षता में ये वहाँ प्रारंभ हुआ। ये महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रारंभ किया गया। इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई ऑन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स से मतलब यहाँ ये है कि जैसे ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसा होता है कि जब फेसबुक, सोशल मीडिया में, ट्विटर आदि पे महिलाएं अपनी फ़ोटो शेयर कर देती हैं तो वहाँ उस फ़ोटो का मिसयूज़ या नकारात्मक प्रयोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहाँ की पुलिस ने, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। रक्षाबंधन के मौके पे इसे नाम दिया गया ई रक्षाबंधन, जिसमें सोशल मीडिया के मिसयूज़ से बचने के लिए तरीके बताए गए और सेफ्टी के क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए उनके बारे में बताया गया। दूसरा पॉइंट बच्चों यहाँ आ जाता है कि जैसे ये कोरोना का समय चल रहा है, इस समय किस बैंक ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जो और बैंकों में से अलग था। तो आपको याद रखना है पीएनबी। क्या याद रखना है आपको? पीएनबी ने यहाँ पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार एक नया प्रयास किया कि उन्होंने सभी अपने कस्टमर्स को सैनिटाइज़र और मास्क फ्री बांटने का निर्णय लिया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ बनने की संभावना हो सकती है। ये आपका सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, वनडे एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके अभी आगामी परीक्षा हैं वनडे। तो ये क्वेश्चन में बन सकता है वहाँ की पीएनबी ने कौन सा नया प्रयास किया। तो आपको याद रखना है कि फ्री सैनिटाइज़र और आप कह सकते हो मास्क वितरण का प्रोग्राम शुरू किया इन्होंने। दूसरा यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, वो याद रखना है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन है। भारत के नए वित्त सचिव बच्चों आपको याद रखना है। देखिए, देश का एक वित्त मंत्रालय है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है देश की, उसमें एक तो आपके वित्त मंत्री हैं देश के, जैसे निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्रालय संभाल रही हैं। बट वित्त सचिव जो है इस समय वो अजय भूषण पांडे बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अजय भूषण पांडे। ये भी एक सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं और यह अपने कामों के में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करते रहे, इसलिए इन्हें वित्त मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। अगला यहाँ प्रश्न बच्चा बनता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। एक मास्क अनेक ज़िंदगी, मतलब एक मास्क हम पहन के जो रखेंगे उससे अनेक ज़िंदगियों को हम बचा सकते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इसे चला रही है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का मतलब यहाँ याद रखना, मध्य प्रदेश में क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वनों के मामले में उत्कृष्ट, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आ जाता है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति कहाँ निवास करती है, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आ जाता है। और ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये प्रोग्राम चलाया है, एक मास्क अनेक ज़िंदगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ है कि चीन की सीमा से लगे जो गांव हैं, कौन सा राज्य ऐसा है जो उन गांवों में पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोग्राम चला रहा है। तो आपको याद रखना है, पर्यटन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए उत्तराखंड राज्य जो है प्रोग्राम चला रहा है। जो उत्तराखंड में जैसे माणा गांव है, तो उत्तराखंड के जितने भी गांव जो लगभग चीन की सीमा के पास हैं, करीब हैं, उन क्षेत्रों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत सरकार वहाँ सेना आदि का प्रयोग तो कर ही रही है, लेकिन वहाँ पर्यटन के रूप में भी उन्हें डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में यह प्रस्ताव बना है कि उन गाँवों को जो सीमा से लगे हुए हैं चीन की, उन्हें पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। अगला जो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन संजीवन, तो संजीवनी से आप परिचय हैं कि भाई हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने ही गए थे जब लक्ष्मण घायल हो गए थे युद्ध के दौरान। तो उसी संजीवनी बूटी से राम जी जब निराश हो गए तो संजीवनी बूटी से ही जान बचाई गई थी।
तो संजीवन नाम तो महत्वपूर्ण है ही हिंदुस्तान के लिए, लेकिन इसी संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। वो बनाया है बच्चों बिहार सरकार ने। किसने बनाया है? बिहार में प्रयोग हो रहा है। ये हेल्थ इश्यूज़ के लिए वहाँ प्रयोग किया जा रहा है कि वहाँ पेशेंटों की जानकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता। और बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव भी हैं, तो आपको याद रखना है हाल ही में कहाँ आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बिहार राज्य में हैं। वर्तमान में वहाँ किसकी सरकार है? तो बीजेपी आप कह सकते हो, और नीतीश प्रसाद जो है उनके गठबंधन वाली सरकार है, ठीक है, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की। आरजेडी जिसे बोला जाता है वो लालू वाली पार्टी है, वो अलग है। दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ महत्वपूर्ण जो बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है हमेशा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हाल ही में जो हमने वैसे भी कोरोना पीरियड में बहुत ज़्यादा देखा कि देश के प्रसिद्ध चेहरे अलविदा कह गए हिंदुस्तान को, तो उनमें एक सबसे प्रसिद्ध चेहरा जो था वो थे हमारे उर्दू कवि जिन्हें कहा जाता है राहत इंदौरी। राहत इंदौरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंदौर से थे। और आपको याद हो कि जब मर जाऊं मैं तो मेरे कफन पे हिंदुस्तान लिख देना वाला एक शेर, प्रसिद्ध शेर जो है वो राहत इंदौरी जी का है। तो आपको याद रखना है इनका कोविड-19 के चलते इलाज के दौरान निधन हो गया अगस्त माह में। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस भारतीय प्रसिद्ध उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया। तो आपको याद रखना है राहत इंदौरी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, टॉप 10 अमीरों की सूची में कौन भारतीय अभिनेता शामिल है? तो आपको याद रखना अभिनेताओं की सूची की बात चल रही है। अभिनेताओं में अक्षय कुमार भारत से शामिल हुए हैं, ठीक। जबकि अगर पूछा जाए नॉर्मली उद्योगपति की सूची में, तो आपको याद ही है कि वहाँ मुकेश अंबानी जी हैं ही, 7वें नंबर पे थे, 5वें पे पहुँच गए, उसके बाद धीमे धीमे फिर नीचे 6ठे पे आ चुके हैं। लेकिन अगर अभिनेताओं की बात हो तो अक्षय कुमार का नाम तो आपके जहन में तुरंत ही आता है। तो 10 टॉप अभिनेताओं में अक्षय कुमार शामिल है। एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बन सकता है कि अभी राम मंदिर का शिलान्यास जिस तरीके से आपने देखा कि मोदी जी ने किया था, तो अयोध्या टाइप होने में थोड़ा सा मात्रा की गलती हुई। अयोध्या में राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसकी ऊंचाई से प्रश्न बन सकता है, संभावना है। तो उसकी ऊंचाई 161 फीट है। कितनी है बच्चों? 161 फीट है। नॉर्मली इसे बना कौन रहा है आपको याद रखना है, L&T, एक जो भारत की ही कंपनी है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये लिवर एंड टर्बो कंपनी जो है, कंपनी नॉर्मली इसके लिए कोई पैसा नहीं लेगी, लेकिन ये अपनी टेक्निकल और स्किल्स का योगदान देना चाहती है मंदिर के निर्माण में। तो आपको याद रखना है L&T इसका निर्माण कर रही है और इसकी ऊंचाई 161 फीट होगी। लगभग 3 साल का समय लगेगा इसे बनाने में, और लगभग इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 3 मंजिला इमारत तैयार हो रही है, ठीक। फिर एक प्रश्न आपको याद रखना, देखिए देश का रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र यह कहाँ बन रहा है? तो देश का पहला रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र यह अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है। रेशम आप बच्चों हमेशा याद रखते हैं कि टेक्सटाइल्स का जैसे ही नाम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रेशम का एक अपना महत्वपूर्ण रोल है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के पूर्वोत्तर वाले राज्य जिन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उन राज्यों में सबसे पूर्वी और उत्तर ही है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे की ओर असम आ जाता है, उससे नीचे मेघालय, और वहाँ पूर्वी किनारे पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे फिर मिजोरम आ जाता है, और उसके पश्चिम में थोड़ा सा त्रिपुरा आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। अगला जो यहाँ प्रश्न है, वर्तमान में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? बड़ी कंपनी किस सेंस में, जो आपको याद रखना है रिवेन्यू का मतलब जो कुल लाभांश है, लाभांश के अनुसार अगर देखा जाए, प्रॉफिट के अनुसार, कमाई के अनुसार, तो एप्पल इस समय सबसे बड़ी कंपनी के रूप में सामने आई है। और एप्पल हमेशा से नाम ऐसा रहा है कि डिमांड और स्टेटस सिंबल के रूप में जाना जाता है। तो एप्पल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में और इसके आय के आधार पर। तो याद रखना आपको एप्पल नंबर 1 पे है। एक महत्वपूर्ण यहाँ ये भी बिंदु आ सकता है कि किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 जो होने वाले हैं उनको संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको याद रखना हरियाणा राज्य, हरियाणा के करनाल में ये आयोजित होंगे। हरियाणा वैसे भी आप जाते रहे क्योंकि कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आंकड़े यहीं से निकल के आते हैं, स्पोर्ट्स में भी यहीं से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो आपको याद रखना हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स 2021 होने वाले हैं, तो आप याद रखिएगा।
दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ ये है कि देखिए हाल ही में जो जो नई नियुक्तियाँ होंगी उन सब पर थोड़ा सा आपको एक नज़र डालनी है कि नई नियुक्तियों में जैसे यूपीएससी के चेयरमैन कौन हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सीएजी जो आपके कैग हैं इस समय, कैग के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। तो आप क्या रखना है, यूपीएससी के चेयरमैन और कैग के पद पर जो नियुक्ति हुई है दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके अलावा भी जो और नए नए राज्यों में कई राज्यपाल परिवर्तित हुए हैं, यूपी में कौन है, उत्तराखंड में, तो थोड़ा सा एक इस पर रफ नज़र मारिएगा क्योंकि वनडे एग्जाम्स पे ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूपीएससी के बारे में बात करें बच्चों, तो ये संघ लोक सेवा आयोग देश का सबसे बड़ा आयोग है जो समूह कैल स्तर की, जैसे ग्रेड ए लेवल की जॉब्स कहा जाता है, वो उन सभी परीक्षाओं का आयोजन कराता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो आईएएस के लिए, चाहे वो सेना में हो एनडीए के थ्रू, चाहे वो आपका डिफेंस स्टाफ में हो। तो ये सारी एसएडीएस की परीक्षाएं ये सब यूपीएससी के द्वारा ही कराई जाती हैं। तो इसके हाल ही में नए चेयरमैन बनाए गए हैं, आपको याद रखना है इसमें कि यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। पॉलिटी वाली क्लास में आपको वैसे ही चर्चा कर चुका हूँ, आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, ठीक है, भारतीय संविधान में इसे जगह दी गई है और आप पढ़ भी चुके हैं कि संविधान से ही सर्वोपरि, तो उसके अनुसार इस आयोग के द्वारा ही देश में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए परीक्षाएं कराई जाती हैं। हाल ही में और 4 तारीख को आपकी परीक्षा भी है यूपीएससी की, जो बच्चों का फॉर्म होगा। अगला इसमें एक बिंदु महत्वपूर्ण यहाँ आ जाता है कि भारत के इस समय जो सीएजी हैं उन कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, यह नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ऊपर प्रदीप कुमार जोशी याद रखना है। देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू और कैग के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ये जांच एजेंसी के रूप में काम करता है, कैग एक स्वतंत्र निकाय के रूप में, कि ये समय समय पर जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी जो कार्य किए जाते हैं उनकी जांच करता है कि उसमें वाकई में जितना पैसा खर्च किया गया क्या उतना पैसा खर्च हुआ है, या जिस मद के लिए जितना पैसा था उतना खर्च हुआ है या नहीं हुआ। अगर लगता है उसे कैग कोई घोटाला हो रहा है, जैसे आप देख चुके हो देश में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कोलगेट घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, ध्रुव हेलीकॉप्टर घोटाला हो, चारा घोटाला हो, इन सभी घोटालों की जो रिपोर्ट उजागर करी थी वो कैग ने की थी। तो कैग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसे हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। तो कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको दिए। इस तरीके से कुछ प्रश्न आपको जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं उनमें जो जो लोग आसीन हुए हैं, तो वो आप थोड़ा सा अपडेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बजट की वीडियो प्रोवाइड करूँगा। थैंक्स।